आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा टॉपिक मोल। ठीक है, इस टॉपिक को हम बहुत ही डीपली जो है डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये समझ लें ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें अगर केमिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट को सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी पड़ जाता है। इसलिए मोल के बारे में समझना जानना और उसको जो है पूरी तरीके से आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मोल पढ़ने से पहले यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पदार्थ में परमाणु क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु के बारे में, जिसको इंग्लिश में एटम्स कहा जाता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है इसकी बात करेंगे। देखो परमाणु होता क्या है, परमाणु होता है किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्मतम भाग परमाणु कहलाता है। सबसे सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। मतलब कि जैसे हम पूरा घर की बात करें, जैसे हम घर लेते हैं, घर हमारा किससे बना होता है, ईंट से बना होता है। तो अगर हम पूरे ईंट को देखा जाए घर बन गया तो ये हमारा क्या हो गया, पर कोई यौगिक हो गया, कोई पदार्थ हो गया। लेकिन जब हम घर को तोड़ते जाते हैं हमें क्या मिलता है, ईंट मिलती है। तो घर किससे बना, ईंट से। तो ईंट क्या है, घर के लिए एक पदार्थ का काम करेगी। अर्थात किसी भी तत्व को जब हम क्या करते हैं, तोड़ते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे हम उससे छोटे कणों में विभाजित नहीं कर पाते उसको। तो जब उससे छोटे कणों में विभाजित नहीं कर पाते तो वही कण हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ, या उस पदार्थ का परमाणु कहलाता है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, आपका परमाणु कहलाता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, अर्थात दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं अर्थात कि परमाणु पदार्थ का सरलतम भाग होता है, सरलतम भाग होता है। ठीक है, सरलतम भाग होता है जिसे अन्य छोटे कणों में, जिसे और छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते, जिसे और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता। अरे बात समझ में। तो ये हो गया आपके परमाणु की बात। तो अर्थात परमाणु क्या होगा, किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। या हम बोल दें कि जब कोई पदार्थ लेते हैं उसके सबसे छोटा भाग अर्थात सरलतम भाग क्या होता है, उस जिससे और छोटे कणों में हम क्या करते हैं, जिससे हम उस तत्व को और छोटे कणों में विभाजित न कर पाए, वही सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, आपका परमाणु कहलाता है। परमाणु के सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो मैन ध्यान देना, परमाणु को हम क्या बोलते हैं, अर्थात परमाणु ये भी बोल सकते हैं, मतलब छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अर्थात परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसका मतलब ये हुआ नहीं रह सकता है, मतलब कि हम अपने नग्न आँखों से, मतलब हम अगर परमाणु को देखना चाहें तो अपने आँखों से उसको नहीं देख सकते। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल जैसे हो जाता है सोना ये क्या है, जिसको हम बोलते हैं Au। ठीक है, ऐसे बोल दें आयरन मतलब कि लोहा। ठीक है, ये क्या होगा, ये सब परमाणु हैं। या बोल दें सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, जिंक, ये सब क्या है, परमाणु होते हैं। ठीक है, अर्थात जब कोई एक ही पदार्थ एक ही तत्व से बना होता है तो वही उस तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, परमाणु हो गए, जिससे हम बोलते हैं एटम्स। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी बात करेंगे हम, अणु क्या होता है। ठीक है, अणु क्या होता है, फिर उसके बाद फिर दोनों के परमाणु भार और अणु भार बताते हैं। अणु जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं ये समझते हैं। अणु के बारे में देखा क्या कहा जाता है, अणु क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु, मतलब यही सब परमाणु जो है आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या होते हैं, वो अणु का निर्माण करते हैं। अर्थात हम ये बोल सकते हैं परमाणु जो होता है, अर्थात ये बोल सकते हैं कि अणु दो या दो से अधिक ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से प्राप्त होते हैं, निश्चित अनुपात में संयोग करने से प्राप्त होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ,
मतलब ये हुआ जब हम दो परमाणु ले लेंगे और उनको आपस में, या दो से ज़्यादा ले लें, उनको आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब किसी भी तरीके उनके बीच क्या होता है, कोई बंध आ जाता है और वो क्या होते हैं, आपस में जुड़कर क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। या बोल दें, या हम ये बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक, क्या बोलें, जब दो या दो से अधिक परमाणु, या तो ये बोल सकते हैं या तो क्या कहते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके क्या करते हैं, परस्पर संयोग करके, परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण होता है, या अणु का वो निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें, जैसे हम ले लेते हैं जल। ठीक है, जल क्या है, जल हमारे दो परमाणु, जैसे हम जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। तब देखो इसमें हाइड्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहे हैं, तो ये क्या हो गए, दो परमाणु से मिलकर बना है। ऐसे बात करेंगे अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल, ऐसे हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं, फार्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है, तो इसमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये तीन तत्व से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसे हम ले लें पोटेशियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं KCl। तो KCl में देखो पोटेशियम अलग, क्लोरीन अलग, ये दो तत्व से मिलकर बना है। तो ऐसे हम बहुत से तत्व ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट देखो ये भी क्या है, परमाणु, वो अणु है। क्यों है, क्योंकि देखो ये एक, दो और तीन परमाणुओं से मिलकर बना है। इसमें सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु आ रहे हैं। जैसा भी यह पूछा जाए कि जल में कितने हाइड्रोजन के परमाणु, जल देखो दो हाइड्रोजन परमाणु से और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना। ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, दो हाइड्रोजन परमाणु से, एक सल्फर परमाणु और चार ऑक्सीजन परमाणु के संयोग से बना है। ऐसे पोटेशियम क्लोराइड की बात करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड किससे बना है, पोटेशियम और क्लोरीन के, एक एक पोटेशियम और एक एक क्लोरीन से मिलकर बना है। लेकिन अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे, तो सोडियम कार्बन देखिए दो सोडियम है और कार्बन एक है और ऑक्सीजन क्या है, तीन परमाणु से मिलकर बने। तो इसीलिए कह दिया जाता है दो या दो से अधिक परमाणु क्या करते हैं, जब संयोग करते हैं तो संयोग करने से क्या होता है, अणु प्राप्त होते हैं। हमारी बात समझ में, संयोग करने से अणु प्राप्त होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से अणु बनते हैं, या पदार्थों का संयोग क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, या अणु का निर्माण करता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये दो बात समझ में आ गई। तो परमाणु हो गया, अणु हो गया। अब हम बात करते हैं परमाणु भार। अब हम बात करेंगे परमाणु भार। इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा आपको ये जानना है, आपको केमिस्ट्री के 1 से 30 या 1 से 50 तत्व के नाम आपको याद होने चाहिए, और उसके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार सहित, तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, और उसका प्रतीक। तो परमाणु भार क्या होता है, जैसे हम सोना लेंगे, आयरन लेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह लेंगे, तो ये क्या है, परमाणु है। तो अब परमाणु लेंगे तो क्या होगा, ये पदार्थ है, या पदार्थ सबसे छोटा भाग है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार से द्रव्य है। तो द्रव्य की कंडीशन क्या होती है, द्रव्य कंडीशन है तो उसके पास भार होता है और वो कुछ स्थान घेरता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम कोई परमाणु लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ भार होगा। तो कह दिया जाता है परमाणु का जो भार होगा, क्या होता है, परमाणु का भार ही, परमाणु का भार ही परमाणु भार कहलाता है। परमाणु का भार ही परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, आपने 9th में 10th में पढ़ा होगा कि जब हम कोई तत्व लेते हैं तो उसका भार ही क्या कहलाता है, उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। लेकिन आपको इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो परमाणु भार को जैसे हम बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल में अगर समझें, जैसे ले लें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। ऐसे ले लें सोडियम, सोडियम का परमाणु भार होता है 23। ऐसे ले लें पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 39। और ले लें कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40। ठीक है, इन सब कुछ तत्व के यहाँ पे नाम रखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, ताकि आप और अच्छे से आगे चल के परमाणु और अणुभार निकाल सकें। ये सब एक एक परमाणु के भार। ऐसे बोल दें अगर ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, ऐसे हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। ठीक है, तो ये सब हो गए परमाणु भार। तो जब हम कोई परमाणु भार लेंगे उसका भार ही क्या कहलाता है, परमाणु। ऐसे मैग्नीशियम ले लेंगे तो मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 24। ठीक है, कैसे 24 होता है ये भी समझ लें। कहा जाता है कि हमेशा आप दुगने से एक करके या दुगने के बराबर हो जाता है। किसके दुगने के बराबर, परमाणु क्रमांक के दुगने के बराबर। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो परमाणु भार क्या होगा, 8 दूनी 16। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसलिए नाइट्रोजन का परमाणु भार क्या हो जाएगा, 14। मैग्नीशियम का होता है 12, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब सोडियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसलिए 11 दूनी 22 और एक हमने ऐड कर दिया 23। तो इस प्रकार परमाणु भार हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अणु भार क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अणु भार क्या होते हैं। ठीक है, तो अणु भार देखना, तो अभी अणु भार में हमने पहले ये देखा जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। आया इतनी बात समझ में? तो मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, समझते हैं। तो हमने अभी अणु में परिभाषा क्या पढ़ा, अणु की परिभाषा पढ़ा कि अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे समझना चाहें, जैसे हम ले लें, क्या ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड क्या है, ये एक अणु है, क्या है, ये एक अणु है जिसमें दो तत्परमाणु उपस्थित होंगे, वो क्या कहलाएंगे, अणु कहलाएंगे। लेकिन अब इसका अगर हम बोलेंगे भार क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, अणु भार, ठीक है। लेकिन अब अणु भार निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, अगर हमें इस अणु में सोडियम का भार पता चल जाए और क्लोरीन परमाणु का जो है इसका भार पता चल जाए, तो दोनों के भार से ही मिलकर बना है इसका अणु भार। अर्थात जब हम कोई अणु लेते हैं तो उस अणु में प्रत्येक परमाणु द्वारा भार ही क्या कहलाता है, प्रत्येक परमाणु के भारों का संयोग क्या कहलाता है, अणु भार कहलाता है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि किसी अणु में, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित या पाए जाने वाले, किसी अणु में उपस्थित या पाए जाने वाले, ठीक है, किसी अणु में उपस्थित या पाए जाने वाले परमाणुओं का, पाए जाने वाले परमाणुओं के भारों का, परमाणुओं के भारों का संयोग, ठीक है, परमाणु के भारों का संयोग क्या कहलाता है, परमाणु के भारों का संयोग उस अणु का अणु भार कहलाता है, उस अणु का अणु भार कहलाता है, ठीक है। अब देखो अणु भार कैसे कहलाता है समझना। एग्जाम्पल में जैसे मैं बोले सोडियम क्लोराइड का हमें क्या निकालना है, अणु भार निकालना है। यहाँ पर हम क्लोरीन का भी अणु भार लिख देते हैं। देखिए क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 17, इसलिए इसका अणु भार लिया जाता है 35.5, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमें सोडियम क्लोराइड दे दिया जाए तो आपको निकालना कैसे। अब देखो सोडियम और क्लोराइड में सोडियम एक परमाणु है, क्लोरीन के एक परमाणु है, इसलिए अगर हम एक परमाणु सोडियम के भार पता कर लें और एक क्लोरीन के परमाणु का भार पता कर लें, उन्हीं को जोड़ देंगे। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे परमाणु के सोडियम कितने परमाणु, एक है, और उसका परमाणु भार कितना होता है 23, प्लस करेंगे कि दूसरा तत्व आ गया, क्लोरीन कितने हैं, एक क्लोरीन है और इसका परमाणु भार कितना होता है, इसका परमाणु भार होता है 35.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 23 का 23 और ये बन जाएगा 35.5, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.55 रहेगा, ये आ जाएगा 55.8 और ये बन जाएगा 58। तो पता चला सोडियम क्लोराइड का अणुभार कितना निकाला हमने, 58.5। ऐसे हम बोल दें अगर निकालना चाहें कि इसका जल का H2O का। अब देखिए जल का अगर हम अणुभार निकालें, जल में हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु, ऑक्सीजन कितने, 1 है। इसका मतलब अगर हम 2 हाइड्रोजन के परमाणु का भार निकाल लें और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, इसलिए इसका 1 परमाणु का भार निकालें तो अणुभार में पता चल जाएगा। तो हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। प्लस करेंगे ऑक्सीजन कितने, 1 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 16 होता है। इसको ऐड करेंगे 2 एकन्नम 2, 16 एकन्नम 16, कितना आ गया ये 18, इसलिए जल का अणुभार कितना हो गया, 18 हो गया। ऐसे अगर हम बात करें H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अब इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, तो अब पहले हम ये पता करें इस जो अणु है, ये सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणु है, इसमें कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन आ रहे हैं। इसके कितने कितने तत्व कितने शामिल हैं, हाइड्रोजन के 2 तत्व हैं, सल्फर के 1 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं। इसलिए अगर हम हाइड्रोजन के 2 तत्वों का भार, सल्फर के 1 तत्व का भार और ऑक्सीजन परमाणु के 4 तत्वों का भार पता कर लेंगे तो उनका जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका अणुभार, ठीक है। क्योंकि अणुभार क्या होता है, उस अणु में पाए जाने वाले जितने परमाणु हैं उसके भारों का संयोग। तो अणु कितने, देखो हाइड्रोजन 2 है, इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 गुणे 1 कर देंगे, प्लस लगाएंगे। सल्फर कितना है, 1 है और 1 सल्फर का अणुभार परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है। और फिर प्लस करेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 में और 1 ऑक्सीजन का भार कितना है, अणुभार कितना होता है 16। तो सॉल्व करेंगे 2 एकन्नम 2, 32 एकन्नम 32 और 16 चौका 64। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 98। तो इस टाइप से हम किसी भी तत्व का अणुभार निकाल सकते हैं। एक तत्व जैसे ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट देखिए इसमें कितने परमाणु हैं, तो सोडियम के 2 परमाणु हैं, कार्बन के 1 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं। इसलिए अगर हम निकालना चाहें इसका अणुभार तो 2 गुणे सोडियम का होता है 23, प्लस कार्बन 1 है और 1 कार्बन का परमाणु भार होता है 12, प्लस ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु का भार होता है 16। इसको जब सॉल्व करेंगे 23 दूना ये बन जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48, ठीक है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आप कितना, 8 2 10 6 16, 6 यहाँ से लागे 4 1 5 4 9 1 10, 106 आ गया, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की C6H12O6, इसका अगर हम अणुभार निकालें तो अब इसके अणुभार निकालने देखिए कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, सबका अलग अलग भार निकाल लो। तो 6 कार्बन का और 1 कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, प्लस 12 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का भार होता है 12, प्लस ऑक्सीजन कितने 6 और 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 छंग
72 आ जाएगा, प्लस 12 एकन्नम 12 आ जाएगा, 16 छक्का 96। इनको जब ऐड करेंगे तो 6 2 8 2 10 के 0 हासिल आ गए, 9 1 10 7 17 1 18। तो इसलिए ग्लूकोज का अणुभार कितना आ गया 180। ठीक है, एक ऐसे भी मिल जाता है, जैसे देखिए मिल जाता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसका अणुभार कितना होगा, तो ध्यान देना इसमें सोडियम कार्बोनेट का अलग निकालेंगे और 10 अणु क्या है इसमें जल के हैं, तो इसलिए सोडियम कार्बोनेट का कैसे निकालेंगे, 2 हैं और सोडियम कितना होता है, सोडियम को होता है 23, प्लस आप कार्बन कितना 1 और एक कार्बन को होता है 12, प्लस ऑक्सीजन 3 और एक ऑक्सीजन कितना होता है 16। लेकिन अब 10H2O को कैसे सॉल्व करेंगे, 10H2O को मतलब इसमें 10 अणु जल के हैं, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे 10 करेंगे और एक अणु जल का भार कितना होता है, एक अणु के एक अणु अगर हम जल कर लेते हैं उसका अणुभार कितना होता है 18, इसलिए गुणा 18 कर देंगे। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अभी तक आपने देखिए किसका निकाला, Na2CO3 का निकाला 106, इनको जब आप गुणा करो तो बन जाएगा 106 और प्लस 18 धाम 180। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 0 8 का 8 और ये बन जाएगा, ठीक है, 280। इस टाइप से हम सोडियम कार्बोनेट .10H2O का भी अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया परमाणु। परमाणु क्या होते हैं, अणु और अणुभार, इस टाइप से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, ऐसे आप किसी भी तत्व के अणुभार ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, हम उसमें कितने अणु आ रहे हैं, परमाणु आ रहे हैं, उसका अलग अलग भार निकाल कर जोड़ देंगे, हमें अणुभार पता चल जाएगा।